नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर उत्तराखंड के स्थापना दिवस के मौके पर राजधानी देहरादून में हुई 20 करोड़ की लूट ने न सिर्फ उत्तराखंड पुलिस का सिरदर्द बढ़ा दिया है, बल्कि कई सवाल भी अब खड़े हो गए हैं। इतने बड़े वीवीआईपी प्रोटोकॉल और कड़ी सुरक्षा के दावों के बीच कैसे 5 लुटेरे राजधानी के बीचों बीच न सिर्फ लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं, बल्कि फिल्मी स्टाइल में फरार भी हो जाते हैं। हालांकि पड़ताल में सुराग मिले हैं कि लूटकांड के तार बिहार जेल में बंद बड़े गैंग से जुड़ रहे हैं। आखिर क्या है लूट की यह मिस्ट्री, आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। देहरादून लूट, कब गिरफ्त में होंगे लुटेरे? लूट का फुल प्रूफ प्लान, उलझी रही पुलिस। 5 दिन में लुटेरों के कितने पास पहुंची पुलिस? राजनीतिक दौरे के दौरान 9 नवंबर को देहरादून में एक शोरूम में बड़ी डकैती को डकैतों ने अंजाम दिया था। 5 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अभी कुछ खास नहीं लग पाए हैं। राज्य स्थापना दिवस यानी 9 नवंबर को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून एक बड़ी लूट की वारदात से दहल गई। 5 लुटेरों ने ज्वेल्स के शोरूम के अंदर घुसकर 20 करोड़ रुपए के गहनों की लूट को अंजाम दिया था। खास बात ये कि उस दिन देहरादून में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा था और पूरी राजधानी की पुलिस हाई अलर्ट पर थी। इसके बावजूद न सिर्फ लुटेरों ने आगरा से लूटी गई गाड़ी लेकर राजधानी में एंट्री की, बल्कि शोरूम पर पहुंचे और बड़ी आसानी के साथ इतनी बड़ी लूट को अंजाम देकर फरार भी हो गए। अहम बात ये कि खास दिन की वजह से राजधानी में इंटेलिजेंस से लेकर तमाम खुफिया एजेंसियां भी एक्टिव थी। ऐसे में लुटेरों की भनक तक न लगना बेहद परेशानी में डालने वाली बात है। हालांकि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तमाम पुलिस अफसरों को तलब कर जल्द से जल्द लूट का खुलासा करने के निर्देश दिए थे और अलग से ये केस स्पेशल टास्क फोर्स को भी सौंपा गया। लेकिन 5 दिन गुजरने के बाद भी पुलिस टीम महज लकीर पीटने के अलावा शायद कुछ खास हासिल नहीं कर पाई है। इस पे हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है। कई टीमें हमारी जो है गैर प्रांत भी गई हुई हैं। जो इनपुट हमें मिला है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जो घटना में प्रयुक्त कार और बाइक है वो बरामद कर ली गई है और इस हिसाब से जो इस गैंग को आइडेंटिफाई भी कर लिया गया। इस गैंग द्वारा जो पूर्व में अलग अलग राज्यों में घटनाएं की हैं उसके संबंध में भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, तो इस पर हमारी जो टीमें बाहर गई हैं वो काम कर रही है। राजपुर रोड पर ज्वेलरी शोरूम में डकैती हुई। 5 डकैतों ने करीब 20 करोड़ के गहने लूटे। पहले से लूटी गई गाड़ी और बाइक से आए थे लुटेरे फरार हुए, लेकिन शहर से बाहर नहीं गए। शहर में ही करीब 3 घंटे तक छिपे रहे लुटेरे। बाइक से सहसपुर पहुंचकर बस में सवार हुए लुटेरे। बस के जरिए हिमाचल की तरफ फरार हो गए लुटेरे। लुटेरों की मोड्स ऑपरेंडी से साफ है कि वो न सिर्फ बेहद शातिर हैं, बल्कि उन्हें खबर थी कि राष्ट्रपति के दौरे की वजह से तमाम पुलिस टीमें वीवीआईपी ड्यूटी पर फोकस कर रही होंगी। ऐसे में उन्होंने न सिर्फ इस डकैती को अंजाम दिया, बल्कि फौरन शहर से बाहर निकलने की गलती भी नहीं की, क्योंकि वो जानते थे कि शहर में पहले से ही इतनी नाकेबंदी है जिसकी वजह से वो फंस सकते हैं। लुटेरे करीब 3 घंटे तक शहर में ही छिपे रहे और जब पुलिस टीम उन्हें बॉर्डर इलाकों में तलाश कर रही थी, वो चुपचाप लूट की बाइक से सहसपुर पहुंचे और बाइक छोड़कर बस में सवार हो हिमाचल की तरफ फरार हो गए। हमारी जो है महाराष्ट्र भी टीम गई है, उससे जो है इंटरोगेशन के लिए ही टीम गई हुई है, तो उस पर अभी की जाएगी। पुलिस टीम सीसीटीवी फुटेज और तमाम सुरागों के जरिए पड़ताल तो कर रही है, लेकिन 5 दिन बीतने के बावजूद अभी तक लुटेरों से जुड़ा कोई अहम सुराग हासिल नहीं हुआ है। खबरों के मुताबिक ये गैंग बिहार से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि बिहार के एक गैंग ने पहले भी कई राज्यों में ऐसी वारदात को अंजाम दिया है। उधर खबर है कि लूटी गई गाड़ी आगरा से किराए पर ली गई थी और फिर ड्राइवर को बेहोश कर आरोपी कार लेकर फरार हो गए थे। ऐसे में 20 करोड़ की लूट वाली ये कहानी न सिर्फ कई मोड़ की वजह से पेचीदा हो गई, बल्कि इसका इंटर स्टेट कनेक्शन पुलिस को परेशान कर सकता है। लेकिन सबसे अहम सवाल यही कि आखिर ये 5 लुटेरे कब गिरफ्तार होकर सलाखों के पीछे पहुंचेंगे। बताया जा रहा है पूरे घटना का एक मास्टरमाइंड जो कि बिहार के पटना जेल में बंद है।
यानी कि डकैतों का जो सरगना है वो बिहार कनेक्शन इस पूरे मामले में पुलिस देख रही है, जिसको रिमांड पर लेकर उससे भी पूछताछ की बात सामने आ रही है, जिसके बाद ही कुछ ठोस तथ्य पुलिस को मिल सकते हैं। कैमरा सहयोगी दीपक उपाध्याय के साथ मैं सत्येंद्र वर्तमान, न्यूज़ 18 देहरादून। देहरादून लूट केस में बड़ी खबर, बिहार से जुड़े लूटकांड के तार। बिहार में जेल में बंद गैंगस्टर से जुड़े हैं तार। पटना जेल में बंद है गैंगस्टर सुबोध। कई राज्यों में लूट की वारदात से लिंक है। उत्तराखंड पुलिस की कई टीम लुटेरों की तलाश में जुटी हुई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर। पटना जेल में बंद है गैंगस्टर सुबोध। पुलिस की कई टीमें लुटेरों की तलाश में जुटी हुई हैं। कार्रवाई की जा रही है। कई टीमें हमारी जो है गैर प्रांत भी गई हुई हैं। जो इनपुट हमें मिला है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जो घटना में प्रयुक्त कार और बाइक है वो बरामद कर ली गई है और इस हिसाब से जो इस गैंग को आइडेंटिफाई भी कर लिया गया। इस गैंग द्वारा जो पूर्व में अलग अलग राज्यों में घटनाएं की हैं उसके संबंध में भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, तो इस पर हमारी जो टीमें बाहर गई हैं वो काम कर रही हैं। यूपी एटीएस ने पाकिस्तानी टेरर फंडिंग के मामले में मुख्य आरोपी और आतंकियों के फाइनेंसर को बिहार के बेतिया से धर दबोचा है। यूपी एटीएस ने इससे पहले 7 संदिग्धों को कस्टडी में लेकर पूछताछ की थी। इसके बाद बेतिया के रहने वाले इजराउल का राज खुला है और इस शातिर टेरर फाइनेंसर को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। आतंक के तार यूपी टू बिहार। अलीगढ़ से बेतिया एटीएस का एक्शन। पाकिस्तान से टेरर फंडिंग पर बड़ा खुलासा। यूपी एटीएस ने टेरर फंडिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें एक नाम गाजियाबाद के फरीदनगर इलाके के रहने वाले रियाजुद्दीन का भी आ रहा है। आपको बता दें कि इसी बैंक में रियाजुद्दीन का अकाउंट था जो कि पिछले 10 सालों से था, लेकिन 2 साल से उसके अकाउंट में एक के बाद एक 70 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन हुई। सूत्रों के हवाले से अगर माने तो 2 साल पहले ही रियाजुद्दीन की मुलाकात इजहारुल से हुई थी और इजहारुल ने ही रियाजुद्दीन को पैसे का प्रलोभन देने के बाद उसके अकाउंट को यूज करना शुरू किया। उसमें अपना मोबाइल नंबर दर्ज कराया और ओटीपी उससे लेने के बाद इजहारुल, जो कि बिहार के चंपारण का रहने वाला है, वो रियाजुद्दीन का अकाउंट पूरी तरीके से ऑपरेट कर रहा था। उत्तर प्रदेश एटीएस ने हाल ही में अलीगढ़ से आईएसआई के आतंकी स्लीपर सेल के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। इसमें एक केमिकल इंजीनियर और दूसरा एएमयू का छात्र। इसके बाद एटीएस की जांच आगे बढ़ी तो एटीएस ने टेरर फंडिंग के एक मामले में 7 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। इनमें गाजियाबाद के भोजपुर का रहने वाला एक संदिग्ध रियाजुद्दीन भी एटीएस की रडार पर आया था। रियाजुद्दीन का पिछले 10 सालों से गाजियाबाद में केनरा बैंक की ब्रांच में अकाउंट है। पिछले कुछ वक्त से रियाजुद्दीन के अकाउंट में एक के बाद एक कई बार बड़ी रकम आई। करीब 70 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन के बाद बैंक को शक हुआ था। इसकी खबर खुफिया एजेंसियों को और फिर खुला एक ऐसा खेल जिसके तार वाया बिहार सीधे पाकिस्तान से जुड़ रहे थे। इसके लिए हर महीने 10,000 रुपए की राशि रियाजुद्दीन को दी जा रही थी। एकाएक 70 लाख की राशि आने के बाद जब बैंक कर्मियों को उस पर शक हो तो उन्होंने इसकी इत्तला आईबी को दी, जिसके बाद मामला तूल पकड़ते आगे तक पहुंचा और इसकी जांच यूपी एटीएस तक पहुंची, जिसके बाद रियाजुद्दीन को हिरासत में भी लिया गया है। दरअसल करीब 2 साल पहले रियाजुद्दीन बिहार के रहने वाले एक शख्स इजहारुल के संपर्क में आया था। इजहारुल ने रियाजुद्दीन को हर महीने 10,000 रुपए की अदायगी का लालच दिया और फिर खुद को बैंक खाते में साझेदार बना दिया। अब इजहारुल ने रियाजुद्दीन के अकाउंट का इस्तेमाल पाकिस्तान से आए टेरर फंडिंग के पैसे को मंगाने में करना शुरू कर दिया। लेकिन इसी बीच ये सब कुछ यूपी एटीएस के रडार पर आ गया। इजहारुल बिहार के बेतिया में शिकारपुर का रहने वाला है और जांच टीम ने तार से तार जोड़े और टीम इजहारुल तक पहुंच गई। जिस वक्त टीम ने इजहारुल के घर छापा मारा वो नशे में धुत था। एटीएस की टीम ने शुरुआती पूछताछ की और अब इजहारुल को बेतिया जेल में रखा गया है। माना जा रहा है कि 7 संदिग्धों से हुई पूछताछ के जरिए ही टीम इजहारुल तक पहुंच पाई और अब उसे रिमांड पर लेने की तैयारी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।